ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं केमिकल एजुकेटर्स की तरफ से। ये जो अपना लेक्चर क्या है ना, पहले लेक्चर में हमने कवर किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री, लेक्चर 1। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो लेक्चर 1 में हमने कवर किया हिस्ट्री के साथ हमने कवर किया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन कवर किया। उसके साथ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने कवर किया था स्ट्रक्चर, बॉल्स्टिक मॉडल, थ्री डी स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, बॉल्स्टिक मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, ये सब हमने ख़त्म किया था। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आगे आज हम करेंगे क्लासीफाई अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या निकले ना, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स निकले, जहाँ पर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन जैसे एटम्स लगे होंगे और डिफरेंट अदर भी कोवेलेंट एटम्स लगे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हम कर सकते हैं दो टाइप्स में, हम उसे दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा आलीसाइक्लिक या फिर ओपन चेन, जहाँ पर आप सब स्ट्रेट चेन देख रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब देख रहे हो। एक होगा साइक्लिक कंपाउंड, मतलब जहाँ पर हमारा चेन होगा क्लोज्ड, तो क्लोज चेन कंपाउंड रहेंगे और एक टाइम में, तो वो तो आगे की बात है। हम पहले प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा था, sp, sp2, sp3, वो सब हमने वहाँ पर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp, sp2, sp3 के बारे में वन मोर टाइम अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसका एक एप्लीकेशन पार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि डिफरेंट एंट्रांसेस में वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो जेई और नीट के लिए, तो आपके लिए वो करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। तो बॉन्डिंग में तो शायद आलोक सर ने करवाया होगा ये सब। ओके, बॉन्डिंग में तो सर ने ये सब करवाया होगा। अगर नहीं भी करवाया है तो आप मेरे साथ सीख लो। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वाला, अपने ऑर्गेनिक पार्ट वाला, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपने ऑर्गेनिक पार्ट वाला। हेडिंग डालो, एक ही बार डालो, वन मोर टाइम मत कर देना हेडिंग। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला है साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में हमें क्या पढ़ना है भाई, तो आपको पता है कि साइज ऑफ s ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन p ऑर्बिटल्स, तो p होता है s से बड़ा। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साइज अगर हम देखेंगे तो जिसमें p का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज़्यादा होगा या फिर s कैरेक्टर कम होगा, p कैरेक्टर ज़्यादा होगा या फिर s कैरेक्टर कम होगा, उसी का साइज ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। तो यहाँ पर s और p कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर s कैरेक्टर होता है 25%, अरे बेसिक मैथ्स है ये तो खुद कर लो। यहाँ पर 75%, यहाँ पर 33.33% और यहाँ पर 66.66%, और सिमिलरली यहाँ पर होते हैं 50-50। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज इन पी कैरेक्टर, जो पी कैरेक्टर हमारा है 50 से 66.66 और उसके बाद 75% तक यहाँ पर बड़ा है, और अपना जो साइज होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इंक्रीज करता जाता है। ये नोट डाउन कीजिए। तो आपको पूछेगा कोई अगर अल्केन्स के साइज ये होते हैं, अल्काइंस में
या फिर ऐसा जो केस होता है दो डबल बॉन्ड दोनों साइड में, यहाँ पर ये वाला केस आता है, यहाँ पर ये वाला केस आता है sp वाला, और sp2 वाला आता है डबल बॉन्ड वाले केस में, और यहाँ पर ये आता है सिंगल बॉन्ड वाले केस में sp3 वाला। तो यह आपको पिछले क्लास में हमने बताया था और ये एप्लीकेशन हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, तो चलते हैं। होप आप लोगों ने लिख लिया। नहीं लिखा है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए, नहीं लिखा है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो तो मेरा पार्ट नहीं है, पर जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना ही पढ़ा दूंगा, उतना ही आपको करा दूंगा। तो देखिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ना, अपना नॉर्मली होता है sp, sp2, sp3। यहाँ पर s कैरेक्टर कितना 50%, s कैरेक्टर, हाँ s कैरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर होगा 33.33%। p कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, s कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा 25%। तो देखिए जहाँ पर हमारा s कैरेक्टर बढ़ता जाता है विथ डिक्रीज इन द s कैरेक्टर, जहाँ पर अपना s कैरेक्टर डिक्रीज करता जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता जाता है। विथ डिक्रीज इन द s कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En वैल्यूज डिक्रीजेस। तो इंक्रीज अगर करेगा एस कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी इंक्रीज करेगा। अगर एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इसी को आप लिख लीजिए, इसी को आप लिख लीजिए। तो अगर हम हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिला लें, अगर हम हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिला लें तो यहाँ पर आपको तो ट्रेंड पता ही होगा, यहाँ पर आपको तो ट्रेंड पता ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा एस और यहाँ पर आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा अपना पी। तो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन आएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह आएगा एस ऑर्बिटल, यहाँ पर उसके बाद sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 और उसके बाद अपना नॉर्मल p ऑर्बिटल, नॉर्मल p ऑर्बिटल। तो ये तीन हैं अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीन हैं अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने जेई और नीट के बेसिस से, इसको नोट डाउन कीजिए। वीवीआईपी लिख लेता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट होता है भाई। ओके, तो जल्दी नोट डाउन कीजिए। हम फिर तीसरे पॉइंट में चलते हैं अपने बॉन्ड लेंथ वेरिएशन के ऊपर, बॉन्ड लेंथ वेरिएशन के ऊपर। कोई बात नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, बॉन्ड लेंथ वेरिएशन इन हाइड्रोकार्बन्स। तो बॉन्ड लेंथ अपना कैसे वेरी करता है तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बॉन्ड लेंथ अपना कैसे वेरी करता है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बॉन्ड लेंथ अपना कैसे वेरी करता है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अभी देखते हैं, आपको मैं बताता हूं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर नॉर्मली ये डिपेंड करता है, तो आपको ये देखना होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/CH बॉन्ड लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/CC बॉन्ड लेंथ, या फिर आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको ये देख के लग रहा है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/क्यों बोल रहे हैं।
अरे दोनों ही सेम चीज़ है भाई, दोनों ही सेम चीज़ है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/CH बॉन्ड लेंथ बोलूँ या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट बोलूँ, एक ही चीज़ है। तो इसका एक टेबल बनाते हैं CH और CC बॉन्ड लेंथ का, S कैरेक्टर के हिसाब से कैसे अपना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, कैसे अपना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। S कैरेक्टर जैसे इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। तो आपको पता है कि sp ऑर्बिटल sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ज़्यादा सबसे S कैरेक्टर है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। सिर्फ sp2 में उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, फिर sp3 में उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। तो इसका आपको मैं CH बॉन्ड और CC बॉन्ड का एक टेबल दिखाता हूँ, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एंट्रेंस देने वाले हो, अगर तो आपको ज़िंदगी भर वो याद रखना है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एंट्रेंस देने वाले हो। तो टेबल बनाते हैं भाई लोग। एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो पता नहीं, पर टू बी प्रिसाइज होने की कोशिश करूँगा, तो CH बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं और यहाँ पर इनका बॉन्ड लेंथ देखते हैं। फिर CC बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पर उनका बॉन्ड लेंथ देखते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से निकालना था भाई, आपको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से निकालना था। आपको ट्रेंड पता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से निकालना था। तो यहाँ पर देखिए sp3s हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट करता है, इसलिए मैंने sp3s लिखा। सिमिलरली sp2s अगर बॉन्ड बना, या फिर sp के साथ s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, ये जो है हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये जो है हाइड्रोजन वाला पार्ट है, और ये अल्केन वाला पार्ट है। टू बी प्रिसाइज ये अल्केन वाला पार्ट है। वन मोर टाइम ये है अल्कीन वाला पार्ट, वन मोर टाइम ये है अल्काइन वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग। यार अरे ये कॉपीराइट डायलॉग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या देख रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं हमारे कार्बन वाले पार्ट पे आप परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू है 1.112 एमस्ट्रॉन्ग, 1.112 एमस्ट्रॉन्ग। और आपको पता है एक एमस्ट्रॉन्ग कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। सिमिलरली यहाँ पर 1.103 आता है अपना डाटा, और यहाँ पर डाटा आता है 1.08 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये डाटा का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डाटा तो मैंने लिख के लाया था, आपको दिखा दिया, पर डाटा की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रेंड समझना है, क्या होता है ना, अल्केन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहा तो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम रहेगा। आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसके बारे में हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, तो अभी पहले ये कार्बन कार्बन वाला फंडा हम खत्म करते हैं। अगर कार्बन कार्बन फंडे में हमने देखा कि sp3 बॉन्ड बनाते हैं, ये एक sp3 कार्बन है और ये एक sp3 कार्बन है, मतलब दोनों तरफ अल्केन्स हैं। अगर sp2 बॉन्ड बनाते हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, दोनों तरफ अल्कीन है। और अगर sp बॉन्ड बनाते हैं, दोनों तरफ अल्काइन है, तो इनका बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आता है, ये तो आपको सबको याद ही होगा, एमस्ट्रॉन्ग, ये 1.30 एमस्ट्रॉन्ग, और ये 1.2 या फिर 1.19 भी बोलते हैं, 1.2 या फिर 1.19 भी बोलते हैं, ये 1.34 होता है। ओके, तो आपको सिर्फ ट्रेंड याद रखना है, और ये जो अगर आप ये वाले पार्ट के वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं तो याद रख लें। अगर आप ये वाले पार्ट्स के वैल्यू आप याद रख सकते हैं तो याद रख लें। तो आगे चलते हैं भाई लोग, आगे चलते हैं। बहुत ही मेहनत से टेबल बनाया आपके लिए, जल्दी से लिख लो। फिर हम अगले बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट में चलते हैं। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे अपना आज का चौथा पॉइंट। अरे किसी ने नहीं लिखा है तो पीछे जाके लिख लो, ओके, इस बार आपको पता है कि सर बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ाने वाले हैं, सर बॉन्ड एनर्जी के बारे में या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको अच्छा सा एक रिलेशनशिप बता देता हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली, अरे हंसी नहीं आ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये दुनिया भर के लिए याद रख लीजिए आप, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि न्यूटन्स का ग्रेविटी चेंज नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला भी कभी चेंज नहीं होता। रिलेशन याद रख लीजिए, याद रख लीजिए भाई। ओके, तो प्रोटेस्ट वगैरह की बात है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में भी, तो उस सब के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा पॉलिटिकल मत बनिए। बेंगलुरु उस सब के बारे में हमारा ओपिनियन देने का नहीं है, आप लोग पूछते थे तो उसके बारे में मैं कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाने आया हूँ, आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊँगा। ओके, वेरी नाइस। अगर अपने बच्चे देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, अभी तक यहाँ तक कोई भी पहुँचा है तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये पार्ट आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये पार्ट आपको कोई इतने अच्छे से नहीं पढ़ाने वाला है, सब इस पार्ट को स्किप कर जाते हैं। ये अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर चल रहा है। अगर पहले लेक्चर को नहीं देखा है आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले लेक्चर को देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ पर अपने टेलीग्राम हैंडल वगैरह का लिंक भी डल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके ऐड हो सकते हैं। ओके, फिर एसिडिटी इन हाइड्रोकार्बन्स, ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो क्यों छोड़े। एसिडिटी इन हाइड्रोकार्बन्स, तो वेरी नाइस बच्चों। एसिडिटी इन हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन हाइब्रिडाइज कार्बन इज एसिडिक इन नेचर, पहला पॉइंट है ये। और एसिडिक नेचर का दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, देखते हैं। तो HOH ये है अपना वाटर फेमसली, और ये है अपना अमोनिया NH3, और ये है अपना कार्बन डबल बॉन्ड जो कि CH, या फिर आप इसे बोलते हैं इथाइन। ओके, यहाँ पर आपका क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो उसी हिसाब से अपना एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जैसे डिक्रीज करता है वैसे ही अपना एसिडिटी भी डिक्रीज करता है। तो एसिडिटी ऑल्सो, EN वैल्यू जैसे अपना डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, वैसे ही अपना एसिडिटी डिक्रीज करता है। एनर्जी नहीं कम है भाई आज, डोंट वरी, एसिडिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। ओके, ऐसा लिख लो। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अपने सेकंड पीरियड में, और नॉर्मली पीरियडिक टेबल में देखें तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला कंपाउंड होता है, एटम होता है। ओके, तो फिर अपने जो कार्बन्स में ये तो हो गया पूरा पीरियड की बात कि ऑक्सीजन सबसे, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, उसके बाद नाइट्रोजन का अमोनिया, उसके बाद अपने कार्बन कंपाउंड्स। पर ये जो कार्बन कंपाउंड्स में भी, अरे हंसने की कोई बात नहीं है, चलो, ये जो कार्बन कंपाउंड्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं अपने पास, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन। ओके, इन सब के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें, उनका जो हाइब्रिडेशन होता है वहाँ पर S कैरेक्टर फिर से अपना प्रीडोमिनेंट फैक्टर बन जाएगा, वहाँ पर अपना S कैरेक्टर फिर से अपना प्रीडोमिनेंट फैक्टर बन जाएगा कि S कैरेक्टर इज परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो आपके पास क्या है ना, पहले आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी आप sp पहले ले लीजिए, sp से sp सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर sp2 होगा भाई लोग, sp2 होगा, वन मोर टाइम, फिर sp3 होगा। तो ये किसी का कॉपीराइट डायलॉग हम नहीं बोलने वाले हैं। तो चलिए sp3 और sp2 sp1 के बारे में हम देखते हैं। sp होता है नॉर्मली, sp1 भी आप बोल सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये है अपना एसिटिलीन मॉलिक्यूल, कॉमन नेम है भाई इसका। फिर ये होता है अपना इथीन मॉलिक्यूल, और ये होता है अपना अल्केन जो कि हम ले सकते हैं इथेन, ये होता है अपना अल्केन जो कि हम ले सकते हैं इथेन। तो यहाँ पर अपना परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर और एसिडिटी, तो एसिड सबसे एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये वाला, मोस्ट एसिडिक
और ये होगा लीस्ट एसिडिक। और किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, परसेंटेज ऑफ एक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के हिसाब से निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो आपको समझ आ गया है कि नहीं मेरे भाई लोग, या फिर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर जो भी भाई, या फिर जो भी बड़े लोग देख रहे हैं, सब देख लो भाई। ओके, ये तो आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी चाहे ये वीडियो देख सकता है। मैं पहले क्लास में भी बोला था, जो केमिस्ट्री सीखना चाहता है, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानना चाहता है, फिर और एक बार जो जिसका रिवीजन हो रहा है बीएससी में, या फिर जो 10th में है अपने ऑर्गेनिक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या फिर 11th 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं अभी, उनके लिए तो स्पेशल सीरीज है। फिर और बाकी बच्चे भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का, यहाँ पर अपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का पार्ट खत्म किया। हंस नहीं रहे हैं, थोड़ा कुछ बाहर गड़बड़ का एनवायरनमेंट है, गड़बड़ का एनवायरनमेंट है। हमारे पप्पी को थोड़ा सुसु आया है इसीलिए हंस रहे हैं भाई लोग। आप भी थोड़ा हंस लो हमारे साथ, आप भी थोड़ा हंस लो हमारे साथ। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोग खुद लगाना, और मैं आपको हो सके तो असाइनमेंट में डाल दूंगा, या फिर अगले क्लास में इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना आपको मैंने सिखाया था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना सिखाया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, ये सब मैंने आपको सिखा दिया था। तो अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो कि आज का हमारा मेन मोटिव था। आज का हमारा मेन मोटिव था जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस पर अभी हम चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अपना नॉर्मल चीज था वो, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में चलते हैं। तो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्लासीफाई हम कैसे करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, देखिए। तो पहले आप नॉर्मली क्लासीफाई कर सकते हैं होमोलॉजी के हिसाब से, होमोलोगस सीरीज, हेटेरोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो यहाँ पर अगर एक सीरीज का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक CH3 ग्रुप में वैरी करता है, एक CH2 ग्रुप में वैरी करता है, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, अपना डस्टर ले गया पप्पी, अपना डस्टर ले गया, पप्पी छोड़, तो पप्पी से छुड़वा के लाना पड़ा मुझे ये कपड़ा, नहीं तो मिटाएगा कौन। तो अपना जो पप्पी है वो बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत टाइम पास करता है हमारे साथ, मज़ा आता है। ओके, यहाँ पर अभी हम स्टूडियो में हैं अपने रिकॉर्डिंग सेंटर में, तो यहाँ पर मज़ा आता है पप्पी के साथ खेलने में, वो भी हमारे साथ शेयर करता है। ओके मज़ा करो, मज़ा करो। होमोलोगस सीरीज तो ये एक 14 यूनिट्स मास के हिसाब से वैरी करता है। CH2 ग्रुप एक इस तरफ अपना सिंगल बॉन्ड बन सकता है, इस तरफ सिंगल बॉन्ड बन सकता है, इसके साथ ये वैरी करता है। और नॉर्मली आपको मैंने होमोलोगस सीरीज दिखाया था, अल्केन वाला सीरीज हो, अल्कीन वाला सीरीज हो, अल्काइन वाला सीरीज हो, आप वहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो ये अल्केन वाला सीरीज है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर अगर आप अल्कीन वाला सीरीज लें तो अल्कीन का पहला मेंबर तो मीथेन से स्टार्ट नहीं होता, 1 मेंबर का अल्कीन तो नहीं है अपने पास, तो ये C2H2, C2H4, ये अल्कीन वाला सीरीज है। तो यहाँ पर है C3H6, C4H8। तो यहाँ पर भी जो अपना पिछले ग्रुप से अगले ग्रुप का जो डिफरेंस है वो है एक CH2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे जितने भी सीरीज आपको मिल जाएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के सीरीज आपको मिल जाएंगे, सारे सीरीज होमोलोगस होंगे और वो डिफर करेंगे एक CH2 ग्रुप के हिसाब से अपने सीरीज के पिछले मेंबर और अगले मेंबर से, अपने सीरीज के पिछले मेंबर और अगले मेंबर से। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये अपना प्रोपेन मॉलिक्यूल, इसका पिछला मेंबर है इथेन और ये उससे डिफर कर रहा है, आप माइनस CH2 ग्रुप निकाल दीजिए। और यहाँ पर ये अपना अगला मेंबर है ब्यूटेन, यहाँ पर एक प्लस CH2 ग्रुप लगा लीजिए, तो ये बन जाएगा अपना प्रोपेन, बन जाएगा ब्यूटेन। तो इसी को ही बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के सीरीज है उसके आगे पीछे से हम CH2 ग्रुप लगा के या फिर घटा के हम उसका कंजिक्यूटिव मेंबर पा सकते हैं।
तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो सीख रहा है केमिस्ट्री, जान रहा है मेरे साथ, तो इसके वजह से वो अपना सीरीज पहचान सकता है, वो कौन से सीरीज में है, क्या कर रहा है। और ये होमोलॉजी के बारे में आपका इतना ही आइडिया हमारे पास है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कौन कौन से सीरीज में रहेगा, कौन कौन सा होमोलॉगस होगा कौन से ग्रुप के साथ, ये सब आप आगे आप देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप आगे आप देख के पढ़ सकते हैं। तो अभी हम अपने मेन मोटिव पे चल रहे हैं। क्या सर आप 30 मिनट से ऐसे ही कर रहे हैं, मेन मोटिव पे चल ही नहीं रहे, मेन मोटिव पे चल ही नहीं रहे। वन मोर टाइम बॉयज, वन मोर टाइम। गर्ल्स भी देख रहे होंगे यार, ऐसे फेमिनिस्ट मत, सॉरी ऐसे गलत टॉपिक मत बताइए सर। आप ऑर्गेनिक पढ़ाने आए हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाइए, दूसरे चीज़ों में दिमाग मत घुसेड़िए, दूसरे चीज़ों में दिमाग मत घुसेड़िए। तो पहला अपना जो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको हम डिनोट किए OC। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुप और फंक्शनल एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर पहला है ओपन चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वन मोर टाइम मेरे साथ बोलिए, आलीसाइक्लिक, आलीसाइक्लिक या आलीसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, इसको हम आसाइक्लिक भी बोलते हैं, आसाइक्लिक भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्लोज चेन, क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में आपको आइडिया हुआ। ओपन चेन का आपको नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ, जितने भी आप स्ट्रेट कंपाउंड देख रहे हैं। ओके, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, यहाँ पर आप एसीटोन लिख सकते हैं, कीटोन ग्रुप। ओके, ये सब हैं अपने नॉर्मल ये वाले ग्रुप, ये सब हैं अपने आलीसाइक्लिक वाले ग्रुप। थोड़ा इंक की ज़रूरत है अपने ब्लैक मार्कर को, उसको थोड़ा डाल देते हैं भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, आपको भी एक लंबा सा ब्रेक मिल जाएगा। हट जाता हूँ ब्लैक बोर्ड के साइड से, हट जाता हूँ आपके लिए, थोड़ा लिखते रहो। मैं इंक डाल देता हूँ 1 सेकंड में, मैं इंक डाल देता हूँ 1 सेकंड में। मेरा हाथ में नहीं लगना चाहिए इंक, बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस होता है इंक डालना। थोड़ा यहाँ पर ऊपर से ही डाल देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया। होप कि अच्छे से चलना शुरू करें। ओके बच्चों, आपका कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताइए। देखिए ऊपर थोड़ा सा डाल दिया, अपना जो मार्कर है चमकने लगा, फिर अभी रुक जाएगा। तो नया मार्कर में जो मज़ा है वो इंक डाल के लिखने में मज़ा नहीं है। पर ऐसा आप खुद के साथ मत कीजिए। अपने पर्सनल लाइफ्स में जो होता है वो उल्टा होता है। आप जो नया चीज़ पढ़ते हैं उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें और मज़ा आता है। आप पहली बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो अगर आप दूसरी और तीसरी बार रिपीट करते हैं तो उसमें आप मास्टर होते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने असाइक्लिक कंपाउंड्स में पहले है, साइक्लिक कंपाउंड्स में पहले है होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, मतलब चेन में कार्बन के अलावा और कोई नहीं है। होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, और यहाँ पर है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में आपको पता है पायरोल, फ्यूरान, ये सब आपको पता है। मैं आपको 1-2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, नॉर्मली सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल फ्यूरान को आप ले सकते हो। यहाँ पर रिंग में देखिए ऑक्सीजन है, रिंग में अगर नाइट्रोजन हो गया, ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है पिरिडीन, यहाँ पर ये रिंग में नाइट्रोजन है। यहाँ पर एक पायरोल अपना मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर रिंग में नाइट्रोजन है। इन सब को हम हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, इनका नेम सब लिख लीजिए, कॉमन नेम बता रहा हूँ। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और ये है फ्यूरान, पायरोल, पिरिडीन। आपको हेट्रोसाइक्लिक के बारे में अच्छे से पता चल गया। पिरिडिन, स्पेलिंग में मत जाइए, मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, केमिस्ट्री वाला हूँ। ओके, पिरिडिन। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये अपना जो हेट्रोसाइक्लिक है ये नॉर्मल हेट्रोसाइक्लिक के रेंज में है। फिर हम होमोसाइक्लिक में भी जब एरोमेटिक को क्लासीफाई करेंगे वहाँ पर भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, जो कि ये 3 हैं, ये 2 हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इनके बारे में हम वहाँ पर भी और एक बार डिस्कस करेंगे, पायरोल में यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होते हैं, भूल मत जाना, मैं भूल गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं पायरोल में। ओके, थैंक यू।
तो अभी होमोसाइक्लिक को हम क्लासीफाई करते हैं। होमोसाइक्लिक को कैसे डिवाइड करेंगे? पहले होमोसाइक्लिक को हम डिवाइड कर सकते हैं बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स में, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स में। ओके, होमोसाइक्लिक को हम पहले डिवाइड कर सकते हैं आलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। यहाँ पर मैं सबका नाम थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ। होमोसाइक्लिक में होते हैं सिर्फ कार्बन, रिंग में ओनली कार्बन, में ओनली कार्बन। ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है। हम इसको हेटेरोसाइक्लिक को पूरा अलग रखते हैं। अपने होमोसाइक्लिक में हम हेटेरोसाइक्लिक को नहीं डालेंगे। देखो बहुत सारे बुक में डाल देता है होमोसाइक्लिक के अंडर में हेटेरोसाइक्लिक को, हम नहीं डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आलीसाइक्लिक में अपने पास नॉर्मल कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि ये हो गया साइक्लोपेन प्रोपेन, साइक्लोब्यूटीन, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड हो गए, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं आलीसाइक्लिक में। ये सब हम अगले क्लास में हम जब नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। और फिर अगले आप देख सकते हो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम दो टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेंजोइड और एक होता है नॉन बेंजोइड। बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, हैंड राइटिंग छोटा नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। और बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड, बेंजीन रिंग को आपको पहचानते हैं आप, बेंजीन रिंग को तो आप पहचानते ही हैं। ये एक बड़ा सा अपना बेंजीन रिंग है, अच्छा सा। और यहाँ पर बेंजीन रिंग में अगर आप कुछ भी लगाते हैं, OH लगाते हैं तो ये फिनोल बन जाएगा, COOH लगाते हैं तो ये एसिड बन जाएगा। तो ये सब अपने एरोमेटिक कंपाउंड के बेंजोइड ग्रुप के अंदर आएंगे। और नॉन बेंजोइड कंपाउंड में जो ग्रुप्स होते हैं आजुलिन, ट्रोपोलिन वगैरह, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मिटाता हूँ या आप अपने कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कीजिए क्लासिफिकेशन। पहले आपको मैंने दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। पहले हमने दिखाया ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। फिर क्लोज चेन जो होता है वो होमोसाइक्लिक हो सकता है या फिर हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग में सिर्फ कार्बन रहेंगे, उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कार्बन नहीं रहेंगे, कार्बन भी रहेंगे और कार्बन के साथ कोई दूसरा हेटेरो एटम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हेटेरो एटम। फिर ये जो होमोसाइक्लिक वाला है, यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं आलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमा ग्रीक वर्ड वो जो होता है अपना सुगंध, दुर्गंध नहीं भाई, स्मेल, अच्छा सा स्मेल मिलेगा, तो ये होगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। नॉर्मली वो पहला वाला पुराना वाला डेफिनेशन है। और अब नए वाले डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि जो हक्कल रूल को ओबे करेगा, पढ़ेंगे आगे एरोमेटिसिटी में हक्कल रूल पढ़ेंगे, जो हक्कल्स रूल को ओबे करेगा वो होगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं जाम का एरोमेटिक पोर्शन पढ़ाऊं तो वहाँ पर मैं क्रेग रूल वगैरह भी अच्छे से करवाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, मजा लो भाई म्यूजिक का। फिर हमने एरोमेटिक को भी डिवाइड किया बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड में। बेंजोइड कंपाउंड मैंने आपको 3-4 दिखाए जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर बेस्ड है। फिर नॉन बेंजोइड कंपाउंड जिसका बेस बेंजीन रिंग नहीं होता, तो नॉन बेंजोइड कंपाउंड के ऊपर डिस्कस करते हुए हम लिखेंगे ट्रोपोलोन अपना एक अच्छा सा कंपाउंड है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड, जो कि एक 7 मेंबर रिंग होता है, जो अपना नहीं कर पाता है कंजुगेशन कंप्लीट, जो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है ट्रोपोलोन, वो आप नॉन बेंजोइड में लिख सकते हो। या फिर आप ट्रोपोन एक कंपाउंड होता है, उसका कीटोनिक ग्रुप जिसमें एरोमेटिसिटी या फिर रिजोनेंस आता है और वो कंप्लीट होता है। ये देखिए एक 7 मेंबर रिंग है कार्बन का, ऐसे कुछ बना दीजिए आप। ओके, ये अपना नॉन बेंजोइड कंपाउंड में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं ट्रोपोन को। गलत बॉन्ड बना लिया भाई, गलत बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर बनाइए ट्रोपोन। और आप एजुलिन को भी लिख सकते हैं, एक 5 मेंबर और 6 मेंबर। अगर 2 6 मेंबर लिख लिए वो तो बन जाएगा अपना नाफ्थालिन और वो एक बेंजोइड कंपाउंड बन जाएगा। पर आप अगर एक 6 मेंबर के साथ एक 5 मेंबर को अटैच करते हैं तो ये बन जाएगा अपना नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ये बन जाएगा अपना नॉन बेंजोइड कंपाउंड। यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर रखिए। ओके, तो ये एक एजुलिन होता है। तो यहाँ पर आपने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स के साथ, कैसे कैसे कंपाउंड के साथ डील करने वाले हैं, वो सब आपने मेरे साथ देख लिया। ओके, एनर्जी थोड़ा कम हो रहा है भाई, लेट हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आपके क्लास को जल्दी खत्म करते हैं। अभी हम फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। आज अपना पोर्शन रहेगा फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और भाग जाएंगे।
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन के हेडिंग डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एफजी फंक्शनल ग्रुप। आपको क्या पता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना, जो अपने जो स्ट्रेट चेन अल्किन अल्काइन को एक डिस्टिंक्ट देता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वही होता है अपना फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम बोल सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोनिल कार्बन, या फिर अल्डिहाइड कीटोन दोनों हो, या फिर एसिड ग्रुप हो, एसिड अनहाइड्राइड अमाइड ये सब वगैरह। नाइट्रोजन ग्रुप आया तो अमीन नाइट्रो ग्रुप, ऐसे जो सब होते हैं इन सबको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एफजी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम लिखे थे ओसी। अरे मुझे शॉर्टकट का आदत है, आप शॉर्टकट नहीं डालना। तो नॉर्मल पहले होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आते हैं अल्कीन और अल्काइंस। लिखिए पूरा लिखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट। यहाँ पर आता है अल्कीन और अल्काइन। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे पोर्शन में आता है अपना हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन का मतलब आप क्या समझते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हैलो अल्केन्स और हैलो आरीन्स दो डिफरेंट चीज हैं। हैलो अल्केन्स और हैलो आरीन्स। तो आरीन्स का मतलब है आप क्या समझते हैं यहाँ पर ना, जो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी हैलोजन X ग्रुप लगा, वेयर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें से कोई भी लगा तो उसको हम बोलेंगे हैलो आरीन। और स्ट्रेट चेन में जैसे कि CH3 CH2 X या फिर RX, ये X भी हो सकता है, FClBI। ये आपका 12th का पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है जहाँ पर नेम रिएक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं। 12th के बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको ये पता है अच्छे से, और जो 11th के बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं तो इनके लिए बिल्कुल नया है। ओके, यहाँ पर हैलो अल्केन्स और हैलो आरीन्स आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर RX लिखेंगे, वेयर X इज FClBrI वगैरह वगैरह। ओके, तो फिर आई के बाद क्या है? एस्टेटाइन होता है। एस्टेटाइन यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो बॉन्ड नहीं बनाता है, AT जो होता है, तो वो नॉर्मली बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप पहले ये चारों को याद रखिए, आगे उसके बारे में मत सोचिए। फिर हैलोजन डेरिवेटिव के बाद आप अगर फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन मतलब जो गोला होता है अपना O, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। वन मोर टाइम जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप का और एक क्लासिफिकेशन। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम अलग रखते हैं N कंटेनिंग या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। छोटा हो रहा है क्या हैंडराइटिंग? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम अलग रखते हैं। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हम अलग रखते हैं। तो इसी पार्ट को हम जूम करते हैं, जूम। कभी कैमरा पकड़ा है ना, जूम करो इस पार्ट को, जूम आप नहीं भाई, जूम करो सिर्फ। तो इसको हम जूम करके इसी पार्ट को हम बड़ा बनाते हैं और ये वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं। हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा, फिर हैलोजन डेरिवेटिव देखा क्लासिफिकेशन में, फिर हमने देखा ऑक्सीजन कंटेनिंग और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम बड़ा बनाते हैं बिकॉज बहुत सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं हमारे पास। वन मोर टाइम, क्या बताइए सर? ROH हो गया अल्कोहल, ROR हो गया ईथर, अल्कोहल, ईथर। तो BOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम शुरू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर का सीरीज, जो कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज होगा। ऐसे नोमेनक्लेचर आपके लिए नहीं लेके आऊँगा कि यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं लेके आया होगा नेट के लेवल के या फिर JEE के लेवल के लिए, या फिर अगर आप हायर लेवल के नोमेनक्लेचर भी करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप करिए। बाइस्पायरो, स्पायरो वगैरह वगैरह जितने भी नोमेनक्लेचर हैं जो कि यूट्यूब में आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, इसी केमिकल एजुकेटर के प्लेटफॉर्म में केमिस्ट्री का हर कुछ अवेलेबल होगा आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ROR होता है अपना ईथर। फिर और एक क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स भाई, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये है कीटोन और एल्डिहाइड, फिर कीटोन और एल्डिहाइड में आप कैसे दिखेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ R होगा और यहाँ पर एक तरफ R होगा, एक तरफ H होगा।
कीटोन्स और अल्डिहाइड्स। फिर सिमिलरली आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या, एसिड। तो एसिड क्या होता है ना, RCOOH, और ये एसिड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में हमें नॉर्मली 4-5 चीज़ें सिखाया गए हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं। पूरा ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, इसके आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो, पर एक मैं ऑर्गेनिक का सीरीज शुरू किया, अगर पूरा बेसिक से नहीं शुरू करूँ, बच्चों को मैं पूरा डिटेल में कंटेंट नहीं दे सकूँ तो मुझे भी बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ाने का सोचा। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख के जा रहे होंगे, आपका टाइम बेकार नहीं जा रहा होगा, ये है अपना मोटिव, आपका टाइम बेकार नहीं जाए, ये है अपना मोटिव। तो ये जो ग्रुप है अपना RCOOR, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। फिर RCOOR, इसको हम बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड मतलब हम इससे वाटर निकाल रहे हैं, अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, हम इससे वाटर निकाल लिए हैं। फिर इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि एसिड डेरिवेटिव के अंडर जाता है, इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हैंडराइटिंग मेरा इतना ख़राब नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा थक चुका हूँ। अगर वॉइस में आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है तो थोड़ा और 10-15 मिनट एडजस्ट कर लीजिए। आज का पोर्शन ख़त्म होने ही वाला है, और नॉर्मली इसके बाद बचते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। फिर जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है, वहाँ पर भी ऐसे ही आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। वहाँ पर नॉर्मली होते हैं अमीन्स, फिर नाइट्रो अल्केन्स को हम बोलते हैं RNO2। अमीन्स में होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अमीन ग्रुप आपको पता है अमोनिया से डेराइव होता है NH3 से, तो यहाँ पर RNH2 हो गया 1 डिग्री, यहाँ पर RNHR हो गया 2 डिग्री, और यहाँ पर RNH, और यहाँ पर नीचे और एक R लगा दिया, ये हो गया अपना 3 डिग्री, और सॉरी 3 R लग गए नाइट्रोजन के साथ, तो ये हो गया अपना 3 डिग्री। फिर टर्शियरी आयन कैसे बनेगा, 4 R लगेंगे अपने नाइट्रोजन के साथ, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वहाँ पर बन जाएगा अपना टर्शियरी अमोनिया आयन। तो यहाँ पर सियानाइड और आइसोसियानाइड भी हैं, सियानाइड भी हैं, जिसको हम बोलते हैं RCN। और R4 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, और आइसोसियानाइड में हम बोलते हैं RNC। ओके, RNC। वेरी नाइस, अच्छे से पेशेंस से लिखिए, मेरा पेशेंस टूटने वाला है, पर आप लोग मत तोड़िए आपका पेशेंस। 1 मोर टाइम इसे अच्छे से लिखिए। अरे 1 मोर टाइम नहीं लिखना, एक ही बार लिखो, और 1 मोर टाइम उसे चेक कर लो, और ये वाले पार्ट को जूम कर दो, जूम। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलिए अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम आखिरी पार्ट में पहुंच चुके हैं। अगले क्लास में हम नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो होता है कॉमन नेम और यूपैक सिस्टम, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज का ये अपना थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को छोड़ देंगे भाई लोग। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अभी कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो पीछे जाके लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो पीछे जाके लिख लीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे करेंगे। आपको मैं पूछने वाला हूँ अभी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था। पिछले क्लास से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछूंगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था उसका नाम क्या था? यूरिया था। और उसका वेट कितना था? 60 था। ओके, किसने सिंथेसाइज किया था? फ्रेडरिक हुलर ने। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता है और अच्छे से आप ये पॉइंट्स कर सकते हैं। फिर ब्रेथलॉट ने कौन से कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था? मीथेन को ब्रेथलॉट ने सिंथेसाइज किया था। ब्रेथलॉट ने अपने मीथेन को सिंथेसाइज किया था।
कोल्ब्स ने एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया था। ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन सीजन को मिस मत करो, क्वेश्चन सीरीज को मिस मत करो, क्वेश्चन सीरीज को मिस मत करो, क्वेश्चन सीरीज को मिस मत करो। इसी में तो आएंगे आपके प्री मेडिकल्स और जेई के क्वेश्चन, इसी में से तो आएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सीरीज को मिस नहीं करना है। फिर हमने आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड काउंट करना सिखाया था, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वगैरह पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। तो आपको अभी मैं आज के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आज के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। आज के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसे ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा इंक डाल देते हैं, लिखते रहिए, आप लिखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। हम थोड़ा इंक डाल देते हैं भाई लोग, सिर्फ भाई लोग नहीं देख रहे, बहन लोग भी देख रहे हैं। ओके, जो भी बहन लोग या फिर बड़े आदमी लोग देख रहे हैं, हमसे जो बड़े हैं उम्र में, उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार, और छोटे बच्चों को भी मेरे तरफ से नमस्कार, बिकॉज आप लोगों ने पेशेंस के साथ 45 मिनट्स तक ये लेक्चर को सस्टेन किया है। तो फिर अगर आपको आखिरी पॉइंट में ये जो जिस्ट वाला है, ये जो दोनों लेक्चर का जो जिस्ट है, अगर आप उसी को ही मिस कर गए तो कैसे होगा? ये जो दोनों लेक्चर का जो जिस्ट पार्ट है, अगर आप उसी को ही मिस कर गए तो ये कैसे होगा? अरे भाई घुस जा। घुस गया, मैं उल्टा मुड़ रहा था। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंक दे दीजिए। ओके, वेरी नाइस। तो चलने लगा है अपना मार्कर बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी फिर हम ब्लू और दोनों मार्कर से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, और आप अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको कुछ बुरा लग रहा है कि सर वीडियो अच्छा नहीं है, वीडियो का क्वालिटी आपका सही नहीं है, तो आप नीचे दे सकते हैं कमेंट। हम भी इस प्लेटफॉर्म में न्यू हैं और कंटेंट और क्वालिटी दोनों डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट तो पहले से ही आपको अच्छा ही मिलेगा, ये थोड़ी ना टिकटॉक है कि आपको कंटेंट खराब मिलेगा, सॉरी कंटेंट मिलेगा या फिर कुछ भी। टिकटॉक मत समझिए इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब है भाई, यहाँ पर मेहनत लगती है। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ए बेंजोइड, मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोइड मॉलिक्यूल। तो यहां पर लिखते जाइए, ऑप्शन ए, इस मॉलिक्यूल को आप पहचानते होंगे। अरे इटसेल्फ बेंजीन है, क्या ये नॉन बेंजोइड होगा? नहीं होगा। फिर आप इस मॉलिक्यूल को भी पहचानते होंगे, क्या ये नॉन बेंजोइड होगा? दोनों ही 6 मेंबर रिंग्स हैं, क्या ये नॉन बेंजोइड होगा? नहीं होगा बच्चों। क्या ये नॉन बेंजोइड होगा? वो आपके ऊपर डिसाइड है। फिर यहाँ पर आप एक बाइफिनाइल कंपाउंड देख लीजिए, जब एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन से डबल बॉन्ड में लगा होगा, इसको हम बोलेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो क्या ये सर होगा अपना नॉन बेंजोइड मॉलिक्यूल? नॉट ए बेंजोइड मॉलिक्यूल पूछा गया है। फिर नॉन बेंजोइड मॉलिक्यूल क्या ये सर होगा? नहीं होगा। फिर आप सी में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सी में? डी, सॉरी ऑप्शन डी। यहाँ पर है अपना स्ट्रक्चर। एनर्जी का बिल्कुल अभाव है सर के पास। आप लोग अगर अच्छे से बैठ रहे हो, आप खुद का एनर्जी सही रख रहे हो, तो सर के एनर्जी के ऊपर कोई डिफरेंट नहीं होगा। ओके, आखिर में होता है भाई, इतना लंबा लेक्चर लेने की आदत नहीं है। नॉर्मली मैं 40 मिनट्स का क्लास लेता हूँ, तो उससे ज़्यादा लंबा क्लास लेते हुए तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी इनिशियल स्टेज में। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं भी सीखूंगा। यहाँ पर दोनों ही सीखने आए हैं, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, आप भी मेरे साथ सीखेंगे। तो वाइस वर्सा रिलेशन रहेगा तो मज़ा रहेगा। ओके, वाइस वर्सा रिलेशन रहेगा तो मज़ा रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? आप क्या बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, बिकॉज यही एक ही अपना नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। नोट डाउन कीजिए, ये प्रीवियस में आ चुका है। अगर आपके पास एक 30 इयर्स नीट वाला, जिसको मैंने गिफ्ट में दिया था शायद आप लोगों के ग्रुप्स में, अगर वही है ना आपके पास, तो आप वहाँ से बहुत सारे इसी टॉपिक के, वो टॉपिक वाइज सेपरेट करके दे दिया है। वो पब्लिक सर का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर प्रमोशन समझेंगे लोग। ओके, तो आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया है, और जिसके पास नहीं है वो ले लेना। कॉपीराइट का इशू भी रहता है,
तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं और आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज, तो एल्डिहाइड के होमोलॉगस सीरीज में तीसरा मेंबर कौन है? तो पहला मेंबर कौन है, दूसरा मेंबर कौन है, आप खुद निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं लिखा है तो जाके बैक करके आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो वन मोर टाइम आपको क्वेश्चन दिखाऊं? नहीं भाई, वन मोर टाइम यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होता, यहाँ पर वन मोर टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता। फिर यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड के होमोलॉगस सीरीज का तीसरा मेंबर कौन है? होमोलॉगस सीरीज में एल्डिहाइड का थर्ड मेंबर कौन है? थर्ड मेंबर कौन है? तो आपको पहले, उससे पहले मुझे बताना होगा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एल्डिहाइड सर होता है RC डबल बॉन्ड OH, तो इसी फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, इसी फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, इसी फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यहाँ पर पहला मेंबर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐड करना होगा एक मिथाइल ग्रुप, अगर एक इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना दूसरा मेंबर, अगर एक प्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना तीसरा मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज। तो 1 2 3, अगर आप एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना चौथा मेंबर एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज का, चौथा मेंबर एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज का। हाँ कि नहीं बच्चों, चौथा मेंबर एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज का। हाँ कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये आपने क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, हमने 9 क्यों लिखा, बुक में 9 था शायद। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 आज आपने डिस्कस कर लिया। ओके, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। फिर और एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहाँ गए आपके? तो ये तो एक इजी ऑफ द इजी क्वेश्चन था ये वाला। और अगला वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए एक लड्डू है। ओके, जो खा सकता है खा ले, जो नहीं खा सकता है ना खाए। अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए एक लड्डू है, जो खा सकता है वो खा ले, जो नहीं खा सकता वो नहीं खाए। तो अगले क्लास से धूम धड़ाका होगा, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट होगा, वहाँ पर लंबा लंबा लेक्चर जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा कम है, 1 घंटा नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं कितना हो रहा है आखिर में। यहाँ पर आज का क्वेश्चन नंबर 3 ब्लू में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लू का थोड़ा मतलब क्या डेंसिटी घट रहा है, उसको अभी ब्लू में डालने की पेशेंस नहीं है मेरे पास। ये अभी 2-3 क्वेश्चन करना है, जल्दी ख़त्म करते हैं। बाय हाउ मेनी यूनिट्स, बाय हाउ मेनी यूनिट्स। ओके, हैंडराइटिंग में मत जाइए, हैंडराइटिंग में मत जाइए। ए होमोलॉगस, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। ए होमोलॉगस डिफर्स, होमोलॉगस मतलब अभी समझाया है, याद कीजिए या फिर रिवाइंड कीजिए अपने नोट्स या फिर वीडियो को। फ्रॉम इट्स प्रीवियस एंड सक्सेसिव मेंबर। तो आपके पहले और उसके अगले वाले मेंबर से एक होमोलॉगस सीरीज कितने यूनिट में डिफ़र करता है, कितने यूनिट में डिफ़र करता है। तो ऑप्शन क्या रहेंगे आपके लिए, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है आपके लिए। पहला ऑप्शन में डालता हूँ 14 यूनिट, दूसरा ऑप्शन डालता हूँ मैं 12 यूनिट, तीसरा ऑप्शन डालता हूँ मैं 16 यूनिट, और चौथा ऑप्शन आपके लिए एक जो आप सब लोग मारने वाले हैं वो क्या है, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या सार ने आपको गधा समझा कि आप नॉन ऑफ दीज मारोगे? नहीं मारोगे ना नॉन ऑफ दिस। तो आपके लिए आंसर होगा 14 यूनिट्स, जो कि एक CH2 यूनिट होता है, एक CH2 यूनिट होता है। और वो अपने सक्सेसिव या फिर उसके आगे पीछे वाले कार्बन से एक CH2 ग्रुप से सेपरेटेड होता है, जो होमोलॉगस सीरीज होता है। तो यहाँ पर आपका आज का फंडा ख़त्म होता है, आज का फंडा ख़त्म होता है। और क्वेश्चंस वगैरह हम अगले क्लास में करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपके पिछले क्लास के और एक कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बाकी है। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करना मैंने सिखाया था ना,
तो आपको अभी मैं 3 कंपाउंड दूंगा, वहाँ पर आपको सिग्मा पाई काउंट करना है, सिग्मा पाई काउंट करना है। वेरी नाइस बच्चों। फिर एक बच्चे का डाउट भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक बच्चे का डाउट भी था, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पहले आपको सिग्मा पाई कैलकुलेट करना सीख लेना चाहिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर शायद 4, ओके, आपके हिसाब से आप नंबरिंग कीजिए। तो पहला मॉलिक्यूल में देने वाला हूँ, बेंजोइक एसिड। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए कैसे होता है भाई। है मैं इसको खोल दिया, अगर कंडेंस्ड रखता तो आपके लिए थोड़ा और मुश्किल होता। फिर मैं एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड दूंगा, आजुलिन आप कीजिए। आज हमने आजुलिन को देखा था, उसी को ही कैलकुलेट कर लीजिए भाई। आज हमने आजुलिन को देखा था, उसी को ही कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, फिर और एक लीनियर कंपाउंड जैसे कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें कैलकुलेट कीजिए। तीनों बहुत ही इजी हैं और आपके पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को ही क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये सब दिया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फिल करना है सिग्मा पाई और सिग्मा पाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा होमवर्क दिए गए हैं। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो करिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 बीट हैं, आई, डबल आई और ट्रिपल आई। आई, डबल आई और ट्रिपल आई। वेरी नाइस बच्चों, कीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करते हैं, अपना सॉल्यूशन देना हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट से शुरू करते हैं। ये अपना दिख रहा है नॉर्मल sp3 और यहाँ पर ये sp और यहाँ पर ये sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अभी बॉन्ड गिनी, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 लिख दीजिए और सिग्मा बॉन्ड आपका खुद का होमवर्क है, काउंट कीजिए। सिमिलरली यहाँ पर पाई बॉन्ड है कितने, 5 और सिग्मा बॉन्ड खुद काउंट कीजिए। यहाँ पर पाई बॉन्ड है 4 और सिग्मा बॉन्ड खुद काउंट कीजिए। वेरी नाइस बच्चों, सिग्मा बॉन्ड आप खुद गिन सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर को खोलना होगा, पूरा जो कंडेंस स्ट्रक्चर को आपको खोलना होगा। खोलने के बाद ही आप सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर पाएंगे। खोलने के बाद ही आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर पाएंगे। वन मोर टाइम बच्चों, वन मोर टाइम। जोश घट रहा है क्या आप लोगों का? जोश घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है ना? फिर अपने एक बच्चे का डाउट हम सॉल्व करते हैं। मेडिकल का बच्चा था शायद, किसने भेजा था व्हाट्सएप में। ओके, एक अच्छा सा डाउट था उसका कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल इन मीथेन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स इन मीथेन मॉलिक्यूल। इसको सुनते ही आपके बच्चों में, कुछ बच्चों में तो सर क्या टेट्राहेड्रल एंगल वगैरह बता रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको मीथेन मॉलिक्यूल का शेप बना के दिखाया था। वो कैसा था? एक ऐसा मॉलिक्यूल था जहां पर 2 हाइड्रोजन अपने प्लेन में थे और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का था sp3 और शेप था टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री दोनों था टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन था, एक इनटू द प्लेन जाता था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था आउटसाइड द प्लेन आता था। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स गिनने हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल अगर हम थीटा लें, अल्फा लें, जो भी लें, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। ओके, या फिर आप नॉर्मली आपके सुविधा के लिए बोल सकते हैं 109.5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल हम कैलकुलेट करते हैं। पहले इसी प्लेन में देखते हैं, प्लेन के ऊपर कौन कौन बॉन्ड है ना। ये कार्बन है, ये बॉन्ड है। तो ये देखिए, इसी हाइड्रोजन ने इसके साथ एक एंगल बनाया। सिमिलरली इसी प्लेन के ऊपर ये हाइड्रोजन इसके साथ भी एक एंगल बना रहा होगा। सिमिलरली यही हाइड्रोजन इसी जो नीचे ऊपर ये नीचे वाले प्लेन के साथ बना रहा है। सिमिलरली यही हाइड्रोजन ये अपने ऊपर वाले प्लेन के साथ भी एक एंगल बना रहा होगा, टेट्राहेड्रल एंगल। सिमिलरली इसी हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसके साथ एक बना रहा है, ये तो कॉमन एंगल चला गया। तो यहाँ पर और एक एंगल और यहाँ पर ये इसके साथ और एक एंगल, और ये दोनों अपने खुद के बीच भी और एक एंगल बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप गिनेंगे, इसके वजह से आपको 3 मिले, इसके वजह से 2 मिले और इन दोनों की वजह से एक एंगल मिला।
तो ये हो गया अपने 6 एंगल्स, 6 टेट्राहेड्रल्स, 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स। आपको क्या समझ नहीं आया? अरे देखिए ये हाइड्रोजन बना रहा है, इसके साथ एक एंगल टेट्राहेड्रल, इसके साथ भी एक टेट्राहेड्रल एंगल, और इसके साथ अबव द प्लेन और एक टेट्राहेड्रल एंगल। ऐसे आपको मैं यहाँ पर 2D में तो नहीं दिखा सकता, बट ऐसे आपको दिखा सकता हूँ। ये हाइड्रोजन हो गया, ये प्लेन वाला, ये आउटसाइड द प्लेन, इसके साथ एक टेट्राहेड्रल, ये इनटू द प्लेन, इसके साथ एक टेट्राहेड्रल एंगल, और ये ऑन द प्लेन, इसके साथ एक टेट्राहेड्रल एंगल। तो इस हाइड्रोजन ने 3 एंगल बनाए। फिर ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसने ये इसके साथ एक बनाया, ये तो कॉमन चला गया, इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसने इसके साथ भी बनाया होगा और इसने इसके साथ भी बनाया होगा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो इसके वजह से हमें 2 एंगल मिले। फिर ये दोनों हैं अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, वो खुद में भी ऐसे कुछ एक टेट्राहेड्रल एंगल बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे? देखिए वो खुद के बीच भी एक ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल एंगल बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे? तो टोटल कितना आया? 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स इन मीथेन मॉलिक्यूल। तो क्या सर हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी ऐसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, वहाँ पर हमारे पास NC2 वाला फॉर्मूला है, और इसके बारे में आपको आलोक सर ने अपने बॉन्डिंग के लेक्चर्स में हमारे सर ने आपको पढ़ाया है। ओके, तो आप वो जाके रेफर कर सकते हैं, चैनल में अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वेरी नाइस, होप आप सबका सारा डाउट्स हमारा जो था क्लियर हो गया है, आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया है। तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या आपको कैसा लग रहा है, ऑर्गेनिक क्या फर्स्ट हो रहा है, क्या स्लो हो रहा है, लेवल ज़्यादा है नीट के लिए या फिर लेवल कम है, और सर लेवल बढ़ाइए, ये सब के बारे में आप सजेशन दे सकते हैं। और मैं सारे सजेशंस को पॉजिटिवली लेता हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, या फिर मैं आपको क्या भी बोल सकता हूँ कि आप कैमरा के उस तरफ हैं, मैं कैमरा के इस तरफ हूँ, तो कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको सही लगता है कंटेंट, अगर आपको पूरा चैनल एजुकेटर्स वाला अच्छा लगता है, तो आप इसको देखिए, आपके केमिस्ट्री के लिए, ऑल अराउंड केमिस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, नीट का बच्चा हो, जाम का बच्चा हो, या फिर नॉर्मल BSc और बोर्ड का बच्चा हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल अभी उभर के आ रहा है अपने। और एजुकेटर्स को देखिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। ओके, और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, ओके, कैरी कॉपी नहीं लिखना भाई, कमेंट में कोई कैरी कॉपी नहीं लिखना, लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा अगर किसी ने नहीं दबाया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, बुक्स तो मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा पहला लेक्चर तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए पहला लेक्चर। यहाँ तक जो सब पहुँचे हैं तो उन्होंने पहला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। और आपको मैं एक अचीवमेंट बताने वाला हूँ, हमारा जो एजुकेटर्स का चैनल है उसने 10,000 व्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म में 10,000 प्लस व्यूज़ कमा लिए हैं। कभी हम नंबर्स के पीछे नहीं भागते, इसीलिए तो क्लास के एंड में बता रहे हैं, नहीं तो क्लास के पहले बताते। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी टीम को, जिसने बहुत ही हार्ड वर्क करके ये सब बनाया है। मैंने तो अभी दूसरा ही लेक्चर लिया है, पर दोनों सर जो हैं हमारे फिजिकल और ऑर्गेनिक के, उन्होंने अपने हार्डवर्क से ये 10,000 व्यू बनाए हैं। और आगे ये सब नंबर तो आगे बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर नंबर की बात मैंने आखिर में किया, क्योंकि ना जो अच्छे हमारे जो पूरे क्लास करने वाले बच्चे आखिर तक रहते हैं और वो लोग ये देख पाते होंगे। और बाकी सब के बारे में, बाकी सबको हम नंबर नहीं बताना चाहते भाई, इतना शो ऑफ नहीं करना है अभी, थोड़ी ना उतने लेवल में पहुँचे। तो हार्डवर्क चलता रहेगा, आगे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे, कंटेंट बढ़ाते रहेंगे। और आपको अगर कंटेंट सही लग रहा है तो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस के ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर फैलाइए। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको दिक्कत रहता है, और इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी जिसको दिक्कत रहता है, तो आप ये अपना चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखिए। और थैंक यू, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले संडे या फिर मंडे। रोज़ मत खाओ अंडे। ओके, थैंक यू।